स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th वाले अगर आप भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था आप लोगों को कि इस बार हिंदी में 95% फोड़ना है तो फोड़ना है। मैंने कहा था हर एक सब्जेक्ट में 95 नंबर लाना है। अब पहला पेपर आप लोगों का हिंदी है, पहले हिंदी में 95 नंबर ला लो, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा आप लोगों का। तो मेरे प्यार बच्चों, आज वीडियो में 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को भी विद सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, एक ही वीडियो में 10 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला, पूरा सोल्यूशन के साथ। ठीक है, और इसे तुरंत रट्टा मार लेना है आप लोगों को। मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड वाला वायरल प्रश्न आपको बताने वाला हूं। 95% मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती लाने से। ठीक है, हिंदी में। इसके बाद आप लोगों को गणित का पेपर है, फिर इसके बाद देखेंगे। बहुत जबरदस्त तैयारी मेरे प्यारे बच्चों। पहले आज वीडियो में जितना प्रश्न बता रहा हूं सारे प्रश्न तैयार कर लो। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और 95% लाकर दिखा दो सबको। जो आप पे उम्मीद नहीं करते तो उनको भी दिखा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो सबसे पहले हम लोग पहली टॉपिक जो है वो आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पहला मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। और इन चार दिया है और चारों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। ठीक है, तो मेरे प्यारों जो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, क्योंकि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये बात आपको भी मालूम है कि अजंता के जो लेखक है वो कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इसीलिए डी वाला जो कथन है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए पे क्लिक करने की जरूरत है। निबंध विधा की रचना है। और एग्जाम में जब आएगा प्रश्न तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चले आना है आप लोगों को। तीसरा प्रश्न है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, और ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देखेंगे। चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत बार क्यूज में भी क्वेश्चन में पूछ चुका हूं ये वाला प्रश्न। ठीक है, पांचवा है कि गबन उपन्यास है। तो गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ए वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और वहां से चले जाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि आकाश द्वीप और ममता कृति है। तो आकाश द्वीप और ममता कृति ये दोनों कृतियां हैं, और किनकी कृतियां मेरे प्यारे बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला पे क्लिक करके चले आना। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 7वां। क्या है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। ठीक है, मतलब कलम की सिपाही की रचना किसने किया। तो कलम की सिपाही की रचना किसने किया, अमृत राय जी ने किया था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 8वां प्रश्न। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं वो मर्यादा और हंस है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8वां का। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक मेरे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा जी हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात हम करेंगे 10वां प्रश्न। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी असफलताएं हैं। और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न देखिए, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना मेरे प्यारे बच्चों, नाटक विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है कि तितली उपन्यास है। तो तितली उपन्यास मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें 14 प्रश्न की, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। सी वाला जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 प्रश्न देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न देखिए, ठूठा आम किसकी रचना है। तो ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जो है वो जयप्रकाश भारती जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 18वां प्रश्न है कि वर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो वर्फ के गुड़िया के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है। कौन है, तो जयप्रकाश भारती जी। बी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यही राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 19 है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है? तो नीड का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो ए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसका ए वाला सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि झूठा सच किस विधा की रचनाकार है? तो झूठा सच किस विधा की रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है उपन्यास विधा के। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर 21वां है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों भगवती चरण वर्मा जी हैं। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार है। तो ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों गुलाब राय जी हैं। ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हो ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वही क्वेश्चन नंबर 23 है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा को। और ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों गुनाहों के देवता ये होगा। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आइए, क्या है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था ना किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। वहीं 27 देखिए, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों? तो करुण रस का प्रयोग किया गया है। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 28 प्रश्न है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? मतलब पैरों तो 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में द्वंद्व समास आप लोगों का है, ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, अग्नि का परिवाची शब्द है। तो अग्नि का परिवाची शब्द मेरे प्यारे बच्चों अनल, पावक, आग की उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि तीनों है, अनल, आग, पावक तीनों है। ठीक है, जिसमें से पहला गद्यांश है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला गद्यांश यहां से स्टार्ट होता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सत्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यार बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार आप बना लो, डबल स्टार। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला मैं आप लोगों को गद्यांश बता रहा हूं। देखो 6 नंबर का गद्यांश आता है, उसके नीचे 3 प्रश्न आपको दिया है। जैसे पहला बोला है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर का यह प्रश्न है। इसके बाद है रेखांकित अंशों की व्याख्या, 2 नंबर का यह प्रश्न है। पूरा हल सहित बताने वाला हूं, आप टेंशन ना लीजिए। तीसरा है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, 2 नंबर का यह प्रश्न है। 6 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, यही तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहली प्रश्न है अ वाला कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखो। जिसमें पाठ और लेखक का नाम बताते हैं उसे हम बोलते हैं संदर्भ। मेरे प्यारों जो किस प्रकार, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम इसी तरह लिख के आना। पहली बात ब्लैक पेन से उत्तर डालना, फिर अ वाला ब्लैक पेन से डालना, संदर्भ भी आपको ब्लैक पेन से ही डालना है, लेकिन संदर्भ के नीचे अंडरलाइन करना है, तब जाके आपको देखने में अच्छा लगेगा। एक टॉपर की कॉपी, टॉपर एक ऐसी ही कॉपी लिखता है मेरे प्यारे बच्चों से। ठीक है, संदर्भ लिखने के बाद आप लिखना प्रारंभ करोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड। अब गद्य खंड को भी ब्लैक पेन से लिखना है। गद्य खंड में संकलित किस चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारों? जो मित्रता चैप्टर से लिया गया ना, तो जिस चैप्टर को लिखते हैं उसको भी ब्लैक पेन से उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करना। देख रहे हो ना कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा संदर्भ, इसमें 2 नंबर कंप्लीट। सेम इसी तरह याद करो, इसी तरह लिख के आना है आप लोगों को। दूसरा देखो रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे? ब्लैक पेन से ब डालोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके नीचे अंडरलाइन करोगे ब्लैक पेन से। ठीक है, अब ब्लू पेन से लिखना प्रारंभ करोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है। देखो अंडरलाइन कहां तक किया गया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बस यहां तक ही आप लोगों को व्याख्या बताना है। तो देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी क्या करता है कि प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार
बुरी संगति हमारी नैतिकता को, सदाचार को, मन तथा बुद्धि को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यही है रेखांकित अंशों की व्याख्या। बस इतना 4 लाइन का है, याद कर लोगे आसानी से। इसके नीचे एक प्रश्न और पूछा था, देखिए क्या पूछा है 100 वाला, कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो इसके नीचे फिर एक लाइन छोड़ के ये आप लोगों को लिखना है। लिखोगे युवा पुरुष की संगति के तरह युवा पुरुष की बुरी संगति उससे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। मतलब कोई भी युवा पुरुष की अगर गलत संगति में वो पड़ता है, गलत मित्र के साथ रहता है, तो वो हमेशा अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन हो जाएगा। और यदि अच्छा होगा तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। बस ये आपका पहला जो गद्यांश है बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम ऐसे ही लिख के आप लोगों को आना है मेरे प्यारे बच्चों। 1 नंबर नहीं करेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। यह पहला गद्यांश यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों में कंप्लीट करा दिया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे गद्यांश की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा गद्यांश क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। इस पे आप डबल स्टार बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यह आप लोगों के लिए गद्यांश है। क्या गद्यांश है, कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का धीर उत्साही का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये भी 6 नंबर का ही है, आपको मालूम है 3 प्रश्न है। पहला अ वाला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। ब वाला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका हमें व्याख्या करना है, तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। स वाला है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, मेरे प्यारों, 2 नंबर यहां से दिया जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके इसका हल देखेंगे। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ब्लैक पेन से उत्तर, अ भी ब्लैक पेन से ही होना चाहिए, संदर्भ भी ब्लैक पेन, लेकिन संदर्भ के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। इसके बाद लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया और जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, एकदम सेम जैसे लिखा हूं सेम इसी डिजाइन में लिख के आना, 1 नंबर नहीं कटेगा, बल्कि बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा आप लोगों का। यह संदर्भ कंप्लीट हो गया, ये भी मतलब मित्रता ही चैप्टर से लिया गया है। दूसरा है ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या, तो उसको भी ब्लैक पेन से डालोगे, उत्तर ब रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जहां तक अंडरलाइन किया गया, कहां तक अंडरलाइन किया गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बस इतना का ही हमें व्याख्या करना है, 2 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां क्या हो, समान हों। भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल जो होता है शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे वे उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। जहां तक अंडरलाइन किया गया था उसका हमने व्याख्या बता दिया। एक प्रश्न और है 2 नंबर का, कि स वाला, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं मेरे प्यार बच्चों, तो इसका उत्तर आप यहां दोगे स वाला, कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर जो थे मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। बस ये 2 नंबर यहां से आप लोगों के दे दिए जाएंगे। तो अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए गद्यांश बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखिए तीसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिपल स्टार बनाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये गद्यांश है। क्या गद्यांश मैं पढ़ के सुनाता हूं, कि हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूं और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसमें 2 जगह अंडरलाइन किया गया, एक तो ऊपर वाली लाइन पे, एक नीचे वाली लाइन पे। क्या दोनों आपके एग्जाम में आएंगे, नहीं, दोनों नहीं आएंगे, या तो ऊपर वाला दे सकता है या तो नीचे वाला, एक ही आएगा। लेकिन मैंने दोनों बताया क्योंकि दोनों आ सकते हैं, इसलिए ऊपर वाला भी लिया है, नीचे वाला, दोनों को भी बताऊंगा। इसके नीचे दिया है प्रश्न पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर। ब वाला रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर। और स वाला में 2 प्रश्न है, एक एक नंबर का। पहला वाला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, 1 नंबर दिया जाएगा। दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, तो इसमें भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब एक एक करके मैं सबका हल आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग अ वाला देखेंगे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। देखिए कैसे लिखिएगा,
सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा संदर्भ। संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। अब बार बार नहीं बताऊंगा, गद्य खंड को ब्लैक पेन से लिखना है, ममता को ब्लैक पेन से लिखना है, जयशंकर प्रसाद को ब्लैक पेन से लिखना है। बार बार नहीं बताऊंगा, इस बात को नोट कर लो। मतलब जिस प्रकार आप देख रहे हो ना वीडियो, सेम डिट्टो आप लोग उसी तरह छाप के आइएगा एग्जाम में, एक नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। तो ये तो संदर्भ कंप्लीट हुआ। रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं, ऊपर वाला, इसके बाद नीचे वाला देखेंगे। तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यहां तक पहले देखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए हमने लिखा है ना ब्लैक पेन से। इसके बाद लिखेंगे हम लोग कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने ये बहुत बड़ा क्या किया है, दुस्साहस किया हुआ है। ये प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब द्वितीय, दोनों में से कोई एक ही देगा। प्रथम वाला देगा तो प्रथम वाला याद कर लो, उस तरह कर लीजिएगा, या नीचे वाला आपको देगा कि फेर दीजिए पिताजी में कांप रही है और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अगर ये वाला देगा तो इसका व्याख्या आप कैसे करोगे? तो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर फिर आप लिखिएगा कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के, मतलब सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के, जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच घूस के रूप में स्वीकार किए थे और उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो होता है विपत्ति का क्या होता है, साधक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब दोनों हमने प्रथम और द्वितीय दोनों रेखांकित अंशों की व्याख्या हमने बता दिया। अब 100 वाला प्रश्न में 2 प्रश्न है, एक एक नंबर का। 100 में पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे 100 वाला, फिर पहला। देखिए इस तरह लिखिएगा आप लोग कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। मेरे प्यारे बच्चों, बस कंप्लीट हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा था यहाँ पे कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो इसका आंसर एक लाइन छोड़ के आप दूसरा लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। एक नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, एक नंबर यहाँ से एग्जामिनर दे देगा, आपको पूरा मिल जाएगा नंबर। तो यह तीसरा था जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करने वाले हैं चौथा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे भी आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, जो कि आपको पढ़ के जाना है कि आश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके नीचे भी 3 ही प्रश्न है। पहला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। इसके बाद है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। इसके बाद है तीसरा कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है, तो 2 नंबर यहाँ से। 2 नंबर के 3 प्रश्न है, 6 नंबर मिलेंगे। एक एक करके देखते हैं। पहला अ वाला देखेंगे, संदर्भ। संदर्भ आप उसी तरह, मैंने एक बार बता दिया, उसी तरह लिखिएगा जिस प्रकार लिखा हूं। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस यहां से आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कहां तक अंडरलाइन किया गया मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, अब मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब इसका हमें व्याख्या करना है। देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे। पहली बात तो हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद लिखिएगा क्या इसमें कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं इसे मामूली घर से भी बेघर न हो जाती, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस गृह को छोड़कर जा रही हूँ, गृह मतलब घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं अब अपने उस घर जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत
काल तक विश्राम प्राप्त होगा। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए इसके नीचे एक प्रश्न और है कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है, 2 नंबर के लिए है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, स वाला कि चीर विश्राम गृह से आशय है, मतलब चीर विश्राम गृह से आशय ऐसे घर से है, गृह मतलब घर से है, जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अर्थात या अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। 2 नंबर दे दिए जाएंगे, इसमें भी कंप्लीट हो गया ये भी, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, डबल स्टार बना दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह गद्यांश है। क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचित करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम व्यक्ति निपुणता और परख होती है। अच्छी सी अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसमें भी 2 ठे है, एक यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन है और एक शुरू से लेके यहां तक है। तो क्या दोनों देगा, दोनों नहीं देगा, या तो ऊपर वाला दे देगा या तो नीचे वाला, लेकिन दोनों देता है इसलिए मैं दोनों बता दिया हूं ताकि जो भी एग्जाम में आएगा आप कर लीजिएगा। 3 प्रश्न इसके नीचे भी हैं। अ वाला है क्या कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद एक रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर यहां से। स में पहला प्रश्न है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, 2 नंबर यहां से दिया जाएगा। तो एक एक करके देखेंगे। पहली बात तो हम लोग को गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे जिसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। तो उत्तर अ हेडिंग डालिएगा संदर्भ। इसके बाद लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह है संदर्भ। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, ब वाला क्या रेखांकित अंश की व्याख्या, लेकिन हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे क्योंकि 2 है ना। तो पहली बात प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तो पहला किया गया यहां तक कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचित करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यहां तक हम लोग पहले व्याख्या देखेंगे मेरे प्यारों से। देखिए प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, औषध मतलब दवाइयां, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए कि जिस पर हमें यह विश्वास हो सके कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। और निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा और सम्मान पूर्वक जी सके। यह प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, अब हम द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। कहां तक अंडरलाइन है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करनी चाहिए। अब यह द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, कैसे इसकी व्याख्या करेंगे देखिए यहाँ। तो यहाँ पे पहली बात की आप डालिएगा हेडिंग द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखिएगा इसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वेदनाड़ी देकर तत्काल रूप को पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने जीवन को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है।
अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। यह है द्वितीय रेखांकित की व्याख्या। एक प्रश्न और पूछा था नीचे वाला कि व्यक्ति स वाला कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। मेरे प्यार बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसी तरह लिख के आइएगा। अब अगला देखिए, अगला कौन सा गद्यांश है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार इस पे बनाइए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। देखिए नोट कीजिए इसको कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें जो है उमग उठी और पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। पहला अ वाला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखोगे तो कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो 2 नंबर। इसके बाद पहले मतलब पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। एक एक करके सब देखेंगे। सबसे पहले अ वाला देखेंगे, गद्यांश का संदर्भ। तो फिर वही उसी प्रकार लिखिएगा संदर्भ ब्लैक पेन से, और लिखिएगा संदर्भ की प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान कौन श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। 2 नंबर आपको मिल गया संदर्भ में। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कहां तक अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन किया गया मेरे प्यारे बच्चों कि भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उन पर जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। ठीक है, यहां तक हमें करना है अंडरलाइन मेरे प्यारे बच्चों। अंडरलाइन का आ गया यहां तक, इसका हमें व्याख्या बताना है। किस तरह करेंगे व्याख्या में? रेखांकित अंश की व्याख्या में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़कर चिकना बना लिया गया। उसके बाद चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की आगे लिखिएगा, कॉपी भर गया, एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। मेरे प्यारे बच्चों, यह है आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या। एक प्रश्न और पूछा था, देखिए पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उसको लिखेंगे हम लोग सा वाला कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों और छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित कर दिए गए, चित्रों में रंग भर गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट गद्यांश इस वीडियो का, इसके बाद कोई गद्यांश नहीं, बस इतना तैयार है तो सब कुछ आपको क्लियर हो गया। ये लास्ट गद्यांश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, ट्रिपल स्टार इस पे बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके नीचे भी 3 प्रश्न हैं। अ वाला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर दिया जाएगा। ब वाला है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। स वाला है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, मेरे प्यारों, 2 नंबर। अब एक एक करके सब देखेंगे। सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ लिखने का स्टाइल आप उसी तरह लिखिएगा जिस प्रकार मैं लिखा हूं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद ब वाला है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, कहां तक किया गया है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। अब इसी का हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पे पहली बात हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखिएगा कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही
भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वादप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। यह रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। एक प्रश्न और पूछा था स वाला कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो हम लोग लिखेंगे कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। बस मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जितना हमने गद्यांश बता दिया, इसके बाद कोई गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो पहला कौन सा गद्यांश जो आपको तैयार करके जाना पूरे किताब का, देखो मैं पूरा लिख कर लेकर आया मेरे प्यारे बच्चों, और सोल्यूशन सहित पूरा लिख कर लेकर, एक नहीं छोड़ूंगा, ये गारंटी है मेरा, क्योंकि इस बार मेरा टारगेट है सारे बच्चे का 95% लाने का। चलिए पहला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कह रहा कि उद्धोमन भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस इंद्री शिथिल भई केशो बिनु जया देही बिनु शीस आशा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, इस पे आप 3 स्टार बना लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2023 का जो पेपर हुआ था मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, 4 सेट में यह क्वेश्चन पूछा था, 4 सेट में बताता हूं, क्योंकि 7 सेट के पेपर बनते हैं ना, 4 सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, समझ लीजिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पद्यांश। अब इसके नीचे 2 प्रश्न है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं। ठीक है, अब इनका उत्तर देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर, ब्लैक पेन से आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में से मैं ऐसे लिख के आना आप लोगों को, उत्तर ब्लैक पेन से लिखना है, उसमें भी हम लोग पहला कर रहे हैं और पहला में भी हम लोग संदर्भ कर रहे हैं, और संदर्भ को ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है, लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास, अब सूरदास को मैंने लिखा है और ब्लैक पेन से नीचे अंडरलाइन किया है, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब मेरे प्यार बच्चों ये संदर्भ है, जब भी संदर्भ एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी, तो बस आपको सूरदास जी को देखेगा, इसके बाद आपका सूरसागर को देखेगा, इसके बाद हिंदी से दिया गया हिंदी को देखेगा, और पद शीर्षक से उद्धृत है इसको बस नंबर दे देगा। तो जो चीज मेन पॉइंट है ना, उसको आप लोगों को ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करके हाईलाइटेड करना है उसको। अब देखो प्रसंग लिखेंगे, एक चीज देखो, पद्यांश में हमेशा प्रसंग लिखा जाता है, गद्यांश में प्रसंग नहीं लिखा जाता है, लेकिन पद्यांश में लिखा जाता है। प्रसंग का मतलब क्या होता है कि इस पद्यांश में किन के बारे में बात किया गया है, वो प्रसंग कहलाता है। तो प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों का योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यवस्था को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। यह है मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग। अब इसके नीचे हम व्याख्या करेंगे, ये पूरा का पूरा पद्यांश आपको जो दिखाई दे रहा है, पूरा के पूरे पद्यांश का हम व्याख्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे पद्यांश का। अब देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं। अब एक बात और मैं बता देता हूं, आप सोचोगे कि क्या सर एग्जाम में पूरा आएगा, तो पूरा ही आता है, लेकिन व्याख्या पूरा करने के लिए नहीं आता है। या आपको शुरू के 2 लाइन अंडरलाइन कर देगा, या बीच के 2 लाइन को अंडरलाइन कर देगा, या लास्ट के 2 लाइन को अंडरलाइन कर देगा, कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए जहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो आपको मालूम तो है ना कि नीचे वाला कर देगा, या ऊपर वाला कर देगा, या बीच वाला कर देगा, इसलिए मैं पूरा व्याख्या बता रहा हूं। अब जो भी अंडरलाइन कर दे उसका आप व्याख्या कर दीजिएगा, मैं पूरा व्याख्या आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो व्याख्या हेडिंग डाल के अब लिखेंगे कैसे, देखिए व्याख्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो व्याख्या में हम लोग यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, ठीक है, हमारे मन जो है वो 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें। अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां जो है वो निष्क्रिय हो गई हैं
और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके, अब देखिए यहां पे पेज भर गया, अब हम दूसरा पेज लेंगे, उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मृत हो या संपूर्ण योग विदा, मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहोगे तो हमारा योग मतलब मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई भी आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। ये पूरे पद्यांश का मैं व्याख्या बताया हूं। अब जहां तक अंडरलाइन करके पूछ दे उसका व्याख्या तुरंत कर दोगे। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और दिया था कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। ठीक है, तो देखिए उसका उत्तर हम लोग दूसरा यहाँ पे एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा कि उद्धव जी गोपियों के योग मतलब मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं। अब ये पहला जो पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों समाप्त, पहला पद्यांश पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। यहां से अब दूसरा पद्यांश बताएंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रिपल स्टार इस पद्यांश पे आप बना लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। अब क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को कि सुनी सुंदर बै सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन है सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुमंजुल कंजे कली। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम में 100% ही आएगा, आप इसको तैयार रखना। इसके नीचे दो प्रश्न दिया है, पहला प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है या उसका क्या रूप है। अब इसका उत्तर नीचे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले उत्तर जिस प्रकार लिखा हूं उसी तरह आपको लिखना है, मेन मेन पॉइंट को हाईलाइटेड करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि यह पद श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से अवतरित है। यहाँ पे आप है लिख दीजिएगा, अवतरित है। अब इसके बाद आप लिखोगे प्रसंग, प्रसंग में लिखोगे इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। ठीक है, यह है मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग। अब हम नीचे व्याख्या, अब व्याख्या हम पूरे के पूरे पद्यांश का करने वाले हैं। ठीक है, तो व्याख्या हम लिखेंगे यहाँ पे, व्याख्या को ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। लिखिएगा कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गईं। सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही क्या किया, दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में ये उन्होंने सब कुछ क्या किया, बता दिया, समझा दिया कि ये मेरे क्या है, पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई। अब यहाँ पे कॉपी मेरी क्या हो गई, बिल्कुल भर गई, इसके लिए मैं दूसरी कॉपी लूंगा। फिर यहाँ लिखेंगे अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो हैं वो खिल गई हो मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा था, प्रश्न और पूछा था ना यहाँ पे नीचे देखिए कि अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है। तो हम लोग लिखेंगे कि अनुराग तड़ाग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। अब यहाँ पे दो हमने पद्यांश बिल्कुल क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट कर दिया, दो पद्यांश हमने बता दिया। अब इसके बाद यह तीसरा पद्यांश जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को। बहुत प्यारा प्रश्न है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ है अनंत तरागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ,
जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके नीचे प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। और दूसरा है कि कवि ने दिवाकर और निशाकर किन्हें कहा है। तो एक एक करके हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर, उसमें भी पहला हम लोग संदर्भ। संदर्भ लिखने का क्या तरीका है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और यह कविता जो है वो त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। यह है संदर्भ। संदर्भ के नीचे मेरे प्यारों से हम लोग बढ़ेंगे तो आएगा आप लोगों का प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत किया है। इसमें अब हम करने वाले हैं व्याख्या। जो पूरा का पूरा पद्यांश अब दिख रहा है, इसका हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे मेरे प्यारों से। व्याख्या हेडिंग डाल, देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे मेरे प्यारों से। व्याख्या हेडिंग डाल के लिखिएगा कि त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनों को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। ठीक है, कंप्लीट। यह है व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इसके नीचे एक प्रश्न और पूछा है कि कवि ने दिवाकर और निशाकर किन्हें कहा है। ठीक है, तो इनका उत्तर हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि दूसरा, कवि ने दिवाकर को सूर्य और निशाकर को क्या कहा है? चंद्रमा कहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला पद्यांश जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला नोट करो। अगला है मेरे प्यारे बच्चों कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूरे क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे दो प्रश्न है। पहला है प्रस्तुत पद्यांश का सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। और दूसरा है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे सबसे पहले उत्तर में हम लोग पहला डालेंगे संदर्भ। और संदर्भ लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और यह कविता जो है त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से लिया गया है। अब मेरे प्यारों बच्चों यहाँ पे लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने त्याग और बलिदान को इस सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। अब हम पूरे के पूरे इस पद्यांश का हम करने वाले हैं व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे। व्याख्या ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा, नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है मेरे प्यारे बच्चों, और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम की आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। यह है व्याख्या। ठीक है, एक प्रश्न नीचे और पूछा था कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दूसरा कि उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला पद्यांश जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। अगला पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे तो आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ठीक है, हर एक बच्चा जानता है कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरे सुने गंगू पुने बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूर द्वा स्वामी करुणा में बार बार बिंदु होती ही पाई। अब मेरे प्यारे बच्चों
इसका हम लोग करने वाले हैं प्रश्नों का उत्तर। अब देखिए प्रश्न इसमें दो दिया है। क्या दिया है? पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं, ये पूरा का पूरा पद्यांश का मैं व्याख्या बताने वाला हूं, लेकिन अंडरलाइन बस इन दोनों लाइनों पे किया है। तो इसी तरह आप लोगों को हर एक पद्यांश में नीचे दो दो लाइनों का अंडरलाइन करके पूछेगा, लेकिन पद्यांश आप लोगों को मैं पूरा बता रहा हूं। कौन जानता है कि आगे का ही दो लाइन अंडरलाइन कर दे, नीचे का ही दो लाइन अंडरलाइन कर दे, इसलिए मैं पूरा आपको बताते चलूंगा। ठीक है इसका, तो देखिए सबसे पहले उत्तर में पहला लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे? यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रसंग इसका, कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की क्या किया है? वंदना किया है। अब व्याख्या, व्याख्या हम बस इन दोनों लाइनों को नहीं करेंगे, अब व्याख्या हम पूरे लाइनों को बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे एग्जाम में कहीं से भी पूछ ले तो आप उसका उत्तर दे पाओ, तो व्याख्या में पूरी लाइन को बताने वाला हूँ। लिखेंगे कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव जो है बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो होता है वो सुनने लगता है, और गूंगा जो होता है पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण की चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये पूरे के पूरे हमने व्याख्या बता दिया। एक प्रश्न नीचे और पूछा था कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें अनुप्रास अलंकार है, तो एक लाइन छोड़ के ही लिखिएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब मैं आप लोगों को लास्ट आप लोगों को पद्यांश बताने वाला हूँ, लास्ट, इसके बाद कोई पद्यांश बचे ही नहीं रह जाएगा पूरे किताब का, ये लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सोहे देवे बुझती साँच न हासी। ठीक है, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो की ही रस में अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो आपनो जौरे करोगो गासी, सुनत मौन है रघु बाबरो सुर सबे मति नासी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको तैयार करना, जितना बता रहा हूँ पूरे वीडियो में सबको तैयार कर लेना आप लोगों को। दो प्रश्न है, पहला प्रस्तुत पद्यांश का सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं। अब देखिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे पहला संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों। संदर्भ हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। यह हुआ मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का क्या किया है? मंडन किया है। अब हम पूरे के पूरे पद्यांश का बताने वाले हैं व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए व्याख्या, व्याख्या हम कैसे लिखेंगे कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का नाम क्या है, और उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है। उस निर्गुण ब्रह्मा का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए, और उनका सारा ज्ञान जो है वो गर्व अनपढ़ गोपियों के साथ जो है वो सामने क्या हो गया? नष्ट हो गया। ये पूरा का पूरा हमने व्याख्या बताया। उसके नीचे एक प्रश्न और था कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं, तो उसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से यह पूछती हैं कि तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है, और उस निर्गुण के पिता कौन है, और उसकी माता का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और उसकी भार्या कौन और दासियां कौन कौन है, और उसका रंग कैसा, और उसकी वेशभूषा कैसी है। बस कंप्लीट।
तो इतना सारा मैंने बता दिया इस वीडियो, ये एक स्पेशल वीडियो है, ठीक है। इसी तरह मैं आप लोगों को गद्यांश भी बताया हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लेना। गद्यांश पूरा कंप्लीट, यहां से पूरा पद्यांश पूरा कंप्लीट, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे प्यारों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारों, जो अगला टॉपिक आता है महत्वपूर्ण संस्कृत का, मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश, ठीक है। अब महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश सब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, पहला जो कि आपको तैयार करके जाना है वह है इयम नगरी विविधराणक संगम मस्तली, ठीक है। यहां तक इसको नोट करो, संस्कृत का यही देता है। जो मैं आप लोगों को दो ठे बताऊंगा, कितना बताऊंगा, दो ठे, और वही दो हमेशा देता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, ठीक है। जिसमें पहला ये वाला है, इसको अच्छे से पढ़ लो, ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, और संदर्भ से हिंदी में व्याख्या करना होता है इसका, क्लियर हो। देखो, सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब यह वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। यह आपको भी जानकारी है कि किस चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी चैप्टर से यह लिया गया है। इसके बाद इसका प्रसंग भी लिखा जाता है मेरे प्यारों बच्चों। प्रसंग में है कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है, यह प्रसंग है। तब जाके इसका मेरे प्यारों जो अनुवाद करोगे, फिर आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अनुवाद में लिखोगे कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ और शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों को क्या किया, प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है, और यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। बस इतना ही काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, हो गया कंप्लीट। और दूसरा जो संस्कृत का गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, यही दो तो पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, ऐसा कर्म विरलम संस्कृति वाला, ठीक है। यही दो पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है, इसको नोट कर लो। अब इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे संदर्भ, ठीक है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया मेरे प्यारे बच्चों। अनुवाद हम लोग लिखेंगे कि यह कर्म में संलग्न रहने वालों कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करते ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह इसकी घोषणा है, पहले कर्म बाद में फल। यह हमारी संस्कृति का क्या है, नियम है। और इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल जो है वो भोगने योग्य है, दूसरे का श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। बस काम खत्म। अब मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण संस्कृत का पद्यांश, अभी हमने गद्यांश देखा ना, अब पद्यांश देखने वाले हैं, ठीक है। देखो कौन सा पद्यांश आपके एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला नोट कर लो, ठीक है। जो बता दिया वो 100% आएगा। 95 नंबर तो हिंदी में बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब ये आपका पद्यांश है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी हम लोग देखेंगे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो अब देखो, सबसे पहले उत्तर में हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है, मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। वहीं अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो इन श्लोकों में एक्स के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के मतों को दर्शाया गया। मतलब युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, मतलब यक्ष प्रश्न पूछेंगे, युधिष्ठिर उनका उत्तर देंगे। जैसे अनुवाद में देखो क्या है कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भूमि से महान क्या है और आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल छीड़ बनाने वाली क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, और आकाश से अधिक ऊंचा जो पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, और तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है, चिंता है। बस कंप्लीट हो गया ये पहला। इसके बाद दूसरा कौन है मेरे प्यारों, जो याद करके जाना है, दूसरा यहां तक है मेरे प्यारों, मैं जहां तक घेर रहा हूं, यह मानव जीवन से संस्करण संस्कृति वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम लोग संदर्भ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की बात करें तो इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद अब लास्ट है अनुवाद, तो लिखेंगे कि मानव जीवन को संवारना, मतलब दोषादि को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है।
क्लियर है आप लोगों को? जरूर नोट कर लेना, ये तो आपकी एग्जाम में आने वाला है बिल्कुल। इसके बाद 2 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण श्लोक पूछता है 2 नंबर के लिए। तो मैं 2 श्लोक बता देता हूँ, पहला श्लोक यह, दूसरा श्लोक यह कि बंधम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता। बस कंप्लीट हो गया। फिर सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये भी कंप्लीट। तो 2 अगर आप लोगों को श्लोक याद है तो समझ लो बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका आएगा पत्र लेखन। क्या आ जाएगा? पत्र लेखन। और पत्र लेखन आपके एग्जाम में कितने नंबर के? 4 नंबर के लिए आता है। इसके बाद मैं अभी आप लोगों को जीवन परिचय बताने वाला हूं, अभी मैं आप लोगों को निबंध भी बताने वाला हूं, ठीक है? तो पहले पत्र लेखन लिख लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंदगी वाला तो आप लोगों को जरूर देगा कि अगर अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र देते हुए पत्र लिखिए। मतलब संपादक को देते हुए पत्र लिखना है। मतलब आपके क्षेत्र में गंदगी है, उसके कारण डेंगू और मलेरिया फैल रहा है, तो किसी दैनिक पत्र के संपादक को आप पत्र कैसे लिखोगे? ये तो 100% आपको जरूर देगा। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अपना नाम लिखना है, ठीक है? फिर यहाँ पे जो वो दैनिक जो अपना नाम, पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और फिर जो आप खुद हो, जैसे आप प्रधान हो मेरठ के, स्वच्छ मेरठ जागृत बिहार के, मेरठ दिनांक जितना तारीख को लिख रहे हो, ये चीज ये आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद किसको लिख रहे हो? तो श्रीमान संपादक महोदय जी को लिख रहे हैं, जो कि दैनिक जागरण के हैं, जो मोहकपुर दिल्ली रोड के रहने वाले हैं, उनका पिन कोड यह है, ठीक है? तो ये चीज उनका एड्रेस लिखोगे। इसके बाद हेडिंग डालोगे विषय की, किस विषय में आप निबंध लिख रहे हो? तो क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा के संबंध में हम लोग निबंध लिख रहे हैं। अब इसके बाद पूरी कंडीशन यहाँ महोदय लिखकर कामा लगाओगे, फिर पूरी कंडीशन अपना रखोगे। क्या रखोगे? कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मेरठ प्रशासन तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान मेरठ के नगरीय क्षेत्र मलियाना, कासमपुर, तारापुरी और ब्रह्मपुरी में व्याप्त गंदगी तथा उसके दुष्प्रभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र को जनवाड़ी शीर्षक स्तंभ में प्रकाशित करने का कष्ट करें। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग रहते हैं। ये चारों ही क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर उपेक्षित रहते हैं। इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में स्थान स्थान पर पानी भर गया है तथा इसके पास बहने वाला नाला भी पानी से भर गया है और पानी के इस बहाव के कारण चारों ओर गंदगी तथा दुर्गंध व्याप्त हो गई है तथा मच्छरों के पनपने के कारण मलेरिया और डेंगू फैल रहा है। आए दिन इन रोगों से ग्रसित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खेद का विषय यह है कि अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराए जाने पर भी उनकी ओर से इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरतापूर्वक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। अपनी संस्था की ओर से मेरा नगर के उच्च पदाधिकारियों तथा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि इससे पूर्व की स्थिति अत्यंत भयावह होकर अनियंत्रित हो जाए। इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। बस ये पूरी कंडीशन लिख लिया। धन्यवाद उनको बोल दीजिएगा, इधर आप दिनांक लिख दीजिएगा। इसके बाद भवदी में जो आपका नाम था राकेश शुक्ला, हुआ आप लिख दीजिएगा। कंप्लीट हो गया यह पत्र लेखन, ठीक है? अब मेरे प्यारे बच्चों 5-5 नंबर के जीवन परिचय पूछे जाते हैं। बहुत शॉर्ट तरीके से जीवन परिचय लिख के लेकर आए हूं, उसको देख लो। 10 नंबर जीवन परिचय से और 7 नंबर का निबंध भी क्लियर करा देता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता रहा हूं। ये तो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता है। जन्म लिखोगे कि 1884 में जन्म हुआ था, मृत्यु लिखोगे 1941 में उनकी मृत्यु हुआ था। अब जीवन परिचय यहाँ पे एडिट डालने के बाद बस एक पेज में ये जीवन परिचय में समाप्त कर दिया हूं। पूरे 5 नंबर दे दिए जाएंगे आपको। लिखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था वो सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम जो था विभासी था, ठीक है? शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने क्या किया था कि साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी और इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण उनका क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया। रचनाएं उनकी हिंदी शब्द सागर, आनंद कदम्बनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है? ये सब
उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रस मीमांसा भी लिख लेना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बस हो गया। ये आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखो, ये जीवन परिचय कितना आसान तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया। तो ये तो लेखक का था। कवि का भी जीवन परिचय आता है, तो कवि में मैंने गोस्वामी तुलसीदास बता दिया। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय नोट करो। जन्म जो हुआ था 1532 में, मृत्यु जो हुआ था 1632 में। जीवन परिचय हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान जो है मानते यह है कि उनका जो जन्म था वो एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे और माता का नाम जो था हुलसी था। तुलसीदास का बचपन बड़े कष्टों में बीता और तुलसीदास का विवाह जो था दीनबंधु पाठक की पुत्री, क्या नाम था उनका, रत्नावली से हुआ था। और उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और तुलसी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई, तब तुलसी भी आधी रात आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि अलाज न आई आपको, दौरे आई हूं साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को संस्कारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1632 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं देखो, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली। नोट कर लो, बस इतना ही नोट करना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण, आप लोगों को निबंध बताने वाला हूँ। 3 महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा जिससे आप लोग 7 नंबर क्लियर कर पाओ। वही तीनों आएगा, उससे बाहर नहीं। वो भी क्या 5 देता है, 5 में से केवल एक ही करना होता है। मैं तो 3 आपको बता रहा हूं, जिसमें से पहला निबंध जो है वो इतिहास गवाह है इस बात का। आप किसी टीचर से पूछ सकते हो कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये पहला ऐसा निबंध है कि जो 2013 से स्टार्ट मतलब 2023 तक लगातार आए हैं। 13, 14, 15 मतलब लगातार कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। टोटल 5 निबंध आते हैं, 5 में से किसी एक का ही करना होता है, लेकिन आज की वीडियो में 3 आपको बताने वाला हूं मैं। सिंपल देखो, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। पहली बात लिखोगे कैसे? बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेकर आया हूं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी। इसके बाद रूपरेखा डालोगे। रूपरेखा में 5 टॉपिक डालोगे। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा आपका रहेगा समस्या तथा समाधान और 5वां रहेगा उपसंहार। जब ये डाल लोगे तब जाके नीचे से एक लाइन छोड़कर आप पहली हेडिंग डाल लाना प्रस्तावना। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन वाच्य हो जाएगा और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने प्रस्तावना लिखा है। कोई टीचर पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि सरल भाषा में हमको समझाने का प्रयास कर रहा है बच्चा। ये नहीं कि किताबी भाषाओं को लिखोगे ना तो नंबर टीचर उतना देता नहीं है। अपने मन से लिखोगे, उसको समझा कर लिखोगे तो टीचर पूरा का पूरा नंबर देगा आपको। अब दूसरे हेडिंग क्या डालोगे? प्रदूषण का अर्थ। लिखोगे कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए क्या होते हैं? हानिकारक है। इसके बाद तीसरी हेडिंग क्या रहेगी? प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखोगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो पहला प्रकार आप डालोगे वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण में लिखोगे कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब देखो हमने कितना सिंपल तरीके से लिखा है, जो आम भाषा में मैंने लिख के बताया हुआ है। ये कोई टीचर पढ़ सकता है, कोई बच्चा याद भी कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी रहेगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। सिंपल है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो आगे अगर हम बात करें तो तीसरा है मृदा प्रदूषण। लिखेंगे कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं।
वह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलने पर होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण। उसी में एक लाइन लिख लेना, शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चौथा कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाजें, लाउड स्पीकरों का कर्ण भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। चलो अब चौथा क्या था, हेडिंग प्रदूषण की समस्या। तो चौथा प्रदूषण की समस्या डालेंगे, लिखेंगे कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होने जा रही हैं। ठीक है, विलुप्त होते जा रही है, यहाँ पे होते लिखेंगे और सेंटेंस अच्छा लगेगा, विलुप्त होते जा रही हैं। ठीक है, अगली हेडिंग आएगी प्रदूषण का समाधान। अभी हमने समस्या देखा, उसका समाधान भी देखना पड़ेगा। तो प्रदूषण का समाधान देखो, प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को क्या करना होगा, रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग आपका रहेगा उपसंहार। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। अगर कहीं गलत भी हो जाता है, जैसे गलत हो गया, तो आप बस सिंगल एक लाइन इस तरह डॉटेड कर दो। गलत अगर बीच में कहीं लिख दे रहे हो तो सिंगल लाइन डॉटेड कर दो। लेकिन मैं कहूंगा कि गलत हो जा रहा है तभी भी उसको छोड़ दो। ठीक है, इस तरह देखो, देखने में गंदा लगेगा, लेकिन आप छोड़ दोगे तो एग्जाम में उसको समझ नहीं पाएगा, बस आपकी हेडिंग देख के उसको चेक कर देगा। क्लियर है ना आप लोगों को? तो यह पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान समाप्त हो गया। अब दूसरा निबंध देखने वाले हैं हम लोग। दूसरा निबंध मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी एक ऐसा निबंध है जो कि हर साल आपके एग्जाम में आता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहली हेडिंग प्रस्तावना बनाएंगे। अब प्रस्तावना बनाकर लिखेंगे इसमें कि आज का युग विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक है कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त हैं। ये प्रस्तावना में देखो कितना सिंपल लिखा है। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी समय और स्थान की दूरी समाप्त। इसमें लिखोगे कि विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे, वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है। पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है। रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाई है। अगली हेडिंग रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान के प्रगति का आधार। इसमें लिखोगे कि विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली है। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रही हैं। इसी प्रकार अन्य स्रोतों में भी हमने बहुत प्रगति की है। इस प्रगति का आधार है विज्ञान। चलो अगला हेडिंग रहेगी मानव और विज्ञान, मतलब मनोरंजन और विज्ञान, मतलब मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान। लिखेंगे आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग रहेगी चिकित्सा और विज्ञान। लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज
आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगों को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मरने के समीप रोगी को, अगर मरने वाला कोई रोगी है तो इतना टेक्निकल चीज है कि उसको कुछ समय तक हम लोग जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियों भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। ठीक है, अब अगली हेडिंग आप बना के लिखोगे विज्ञान का लाभ। विज्ञान के लाभ में लिखोगे क्या कि इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियों हमारे आने जाने के साधन हैं। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। पर यह विज्ञान का एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग रहेगी विज्ञान विनाश के कारण। इसमें लिखेंगे कि विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। अणु बम, नायाक बम आदि विवश मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। अब लास्ट हेडिंग आपकी रहेगी उपसंहार। लिखोगे कि विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति के विनाश के लिए करता है। तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये उपसंहार लास्ट हेडिंग थी, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग तीसरा निबंध देखने वाले हैं। मेरे प्यार बच्चों, ये बहुत ही ट्रेंडिंग ये आप लोगों का निबंध है। मतलब कई सालों से बहुत इस पे चर्चाएं चल रही हैं और हर साल आपकी एग्जाम में दे रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान। बहुत जरूरी भी है इसको देना, आदमी का दिमाग खुलता है, लड़कों की सोच बदलती है। स्वच्छ भारत अभियान बहुत जरूरी है। तो स्वच्छ भारत अभियान पर देता है, तो उसमें कैसे लिखोगे? पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी और प्रस्तावना में लिखोगे स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वच्छ मन का निवास होता है। मतलब अगर आपकी जो शरीर है स्वच्छ है, बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आपका माइंड भी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा जो आज साकार हो रहा है। अगली हेडिंग डालोगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। लिखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था और उसी दिन इसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। फिर लिखेंगे उसी में स्वच्छ का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम सभी यही सोचते हैं अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें? कूड़े को यहाँ वहां न फेंककर कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है गांधी जी के अनुसार कि जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर के की थी। अब लास्ट हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों उपसंहार है। उपसंहार है कि हालांकि इस अभियान की कार्यविधि अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान की अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं
तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा। अब मेरे प्यारों, जो तीन हमने निबंध आपको बताया, तीन तो बहुत काफी है, एक ही तो करना होता है एग्जाम में, अब तीनों को हमने बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। अब आसानी से करके 7 नंबर पूरा का पूरा लेकर एग्जाम में चले आना, क्योंकि इतना आसान कोई बताएगा नहीं पूरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना, जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको हेल्प मिल जाएगी, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन होता है, जो कि पहला मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि दिया है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यार बच्चों, बिजली समस्या पर समझ लीजिए कि आप लोगों को 100% मेरी गारंटी है कि ये आप लोगों को पत्र लेखन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बिजली आपके गांव में सही से नहीं आ रही है, तो बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर उतार दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन को उतार दीजिएगा। क्वेश्चन को उतारने के बाद छोटा सा एक लाइन का है क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा, फिर आप उत्तर ब्लैक पेन से लिखिएगा। किस पेन से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप याद रखिए, जो जो पॉइंट बता रहा हूं, उत्तर को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो क्वेश्चन आप उतार रहे हो, क्वेश्चन भी आपको किस पेन से उतारना है, ब्लैक पेन से ही उतारना है, जिस प्रकार मैं उतारा हूं, देख रहे हो कितना अच्छे से लिखा हुआ है। फिर नीली पेन से लिखोगे सेवा में। एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सेवा में लिखने के बाद आपको कॉमा जो दिया हूं मैं, कॉमा जरूर आपको लगाना है, जो कॉमा का इस तरह चिन्ह में यहाँ पे दिया हूं, इस तरह यहाँ पे कॉमा, ये बहुत जरूरी है, इसी को देख के एग्जामिनर नंबर देता है। सेवा में फिर कॉमा, फिर बिजली विभाग, फिर कामा लगाओगे। इसके बाद बिजली विभाग कहाँ के, मेरठ के हैं तो मेरठ, इसके बाद आप खड़ी पाई। यह लाइन शुरू की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसके बाद फिर ब्लैक पेन से एक आपकी हेडिंग रहेगी विषय, किस विषय में आप लिख रहे हो मेरे प्यार बच्चों, तो विषय का नाम है बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब बिजली डेली से नहीं आती है, ठीक है, डेली बिजली आप लोगों को नहीं मिलती है, इसलिए आप शिकायती पत्र लिख रहे हो। इसके बाद मान्यवर, मान्यवर के बाद कामा, ये जो कामा है ना, बहुत अहम रोल है, कामा आपको बहुत जरूरी है लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर कामा देख लिया ना तो नंबर आपको दे देगा। इसके बाद लिखने के बाद फिर पूरी अपनी कहानी लिखना चालू कीजिए। जैसे आप कैसे लिखोगे मेरे प्यार बच्चों, जैसे बिजली नहीं आ रही है आपके गांव में, तो क्या कंडीशन से क्या लिखोगे, लिखोगे कि हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी, ठीक है, आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है, और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। मतलब आप कंडीशन में दर्शा रहे हो कि गर्मी में ज्यादातर बिजली की समस्या आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी अप्रैल महीना ही नहीं स्टार्ट हुआ कि बिजली यहाँ पे कम आने लगी है। फिर लिखोगे कि बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती, ठीक है। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने की कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी में से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से मिला था, और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इसके बाद लिखोगे आगे कि इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है, शीघ्र कार्यवाही की आशा में। इसके बाद लिखोगे कि हम जैन नगर के निवासी, जितने लोगों का सिग्नेचर कराना चाहते हो, 2 लोगों 3 लोगों का सिग्नेचर कर लेना, और डेट बहुत जरूरी है, डेट जरूर आप लिखिएगा, नहीं तो डेट से नंबर कट जाता है। तो मेरे प्यार बच्चों, यह था, इस तरह निबंध लिखा, पत्र लेखन लिखा जाता है, ठीक है। पत्र लेखन मेरे प्यार बच्चों इस तरह लिखा जाता है। तो मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा कि अगर पत्र लेखन कोई नहीं आ रहा है तो कैसे लिखोगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूं पूरा अच्छे तरीके से लिखे, ताकि आप पढ़ लो, इसको याद कर लो। अभी लास्ट में आपको बताता हूं 2-3 ठे लेकर कि पत्र लेखन आपको कुछ भी नहीं आता है तो किस प्रकार आप लिखोगे। ये पहला वाला आपको कंप्लीट हुआ कि नहीं, इसको किसी कीमत में मेरे प्यार बच्चों आपको तैयार करना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों ये वाला, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों जो है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है, हमेशा आपसे पूछेगा कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। फुल फीस कंसेशन इंग्लिश के पेपर में आता है,
ठीक है, लेटर लिखने के लिए। और हिंदी का भी पत्र लेखन में ये तो आएगा ही आएगा कि अगर पूरी फीस माफ आपको करवाना है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप कैसे पत्र लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार आप बना लो, कम से कम 3 स्टार बना लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप लोगों को किसी कीमत पे याद करके जाना ही जाना है। ठीक है, देखो फिर वही चीज, उत्तर ब्लैक पेन से लिखोगे, सेवा में कामा जरूर लगाना है, कामा में कह रहा हूं, कामा आपको लगाना है। इसके बाद श्री प्रधानाचार्य, फिर कामा आप लगाओगे। स्कूल का नाम लिखोगे जवाहर पब्लिक स्कूल, आपका जो भी स्कूल का नाम होगा आप लिख सकते हो। ठीक है, आपका जो भी स्कूल का नाम है मेरे प्यारों बच्चों, आप स्कूल का नाम लिख लेना। एड्रेस लिख लेना, जैसे इनका नाम है, ये कहाँ पे स्कूल है, जनकपुरी दिल्ली में है, सेक्टर 18 में, तो यहाँ पे 18 हमने लिख दिया। ठीक है, आप अपने स्कूल का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सेवा में श्री प्रधानाचार्य लिखने के बाद अपना एड्रेस अपने स्कूल का लिख दो। ठीक है, इसके बाद विषय, ब्लैक पेन से विषय, किस विषय में आप लिख रहे हो भाई, तो शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहा हूं, मतलब कि पूरी फीस माफ करवाने के लिए मैं प्रार्थना पत्र लिख रहा हूं। इसके बाद मान्यवर महोदय, फिर कामा लगाओगे। कामा लगाने के बाद फिर पूरी अपनी कंडीशंस कैसे लिखोगे, देखो कंडीशंस कैसे लिखा जाता है, लिखोगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 बी का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमरतोड़ महंगाई के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा रहता है। मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूं और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं। ठीक है, खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं और मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप शुल्क मुक्ति लिख रहे हो तो इसमें ऐसा कंडीशंस लिखो कि आपकी जो घर की कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब है, आप फीस देने लायक सक्षम नहीं हो, ये सारी चीजें लिखना। ये कोई जरूरी है कि जो बता रहा हूँ वो यही डिट्टो छाप के आओगे, नहीं, अपने मन से भी अपनी घर की कंडीशंस आप लिख सकते हो। अगर आपकी घर की कंडीशन खराब है तो वो अपना फीलिंग जो आपके अंदर है वो अपना व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर नीचे लिखोगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, बहुत लिखना जरूरी, सतीश कुमार। यहाँ पे नाम लिखने के लिए नहीं आता तो XYZ लिख दीजिएगा। इंग्लिश में तो XYZ लिखते हैं, लेकिन हिंदी में आप लिख लीजिएगा क ख ग, क ख ग लिख देंगे तभी भी चलेगा। लेकिन याद रखिए डेट लिखना बहुत जरूरी है, यह नेसेसरी है डेट लिखना। और कक्षा 10 बी का विद्यार्थी होती है, डेट बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना बात आप याद रखना, डेट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों। आज वीडियो में 4 नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये दावा के साथ में कह सकता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं ट्रिक भी आप लोगों को क्लास में बताऊंगा कि कोई पत्र लेखन अगर अलग से आ जाता है तो उसको कैसे ट्रिक से लिखोगे। लेकिन अलग नहीं आएगा, दावे के साथ में कह सकता हूं, अलग नहीं आएगा, यही आएगा। चलिए, और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र लिखने के लिए जरूर देगा। जैसे यहाँ बोला है केनरा बैंक, यहाँ पे स्टेट ऑफ बैंक बोल सकता है, यूनियन बैंक बोल सकता है, बहुत बोल सकता है, लेकिन आपका लिखने का तरीका यही होना चाहिए। केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्यानरात ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि अगर बैंक से आप लोन लेना चाहते हो, ऋण लेना चाहते हो, तो आप कैसे प्रबंधक को, जो बैंक के प्रबंधक होंगे, उनको कैसे आप पत्र लिखोगे लोन के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना बातें आप याद रखना, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, उत्तर ब्लैक पेन से। ठीक है, सेवा में कामा तो भूलना ही नहीं आप लोगों को। फिर श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, क्योंकि बैंक को लिख रहे हो तो शाखा प्रबंधक ही लिखोगे। महोदय लिखने के बाद कामा, बैंक का नाम लिखना, कौन सा बैंक है, केनरा बैंक, शहर शाखा वाराणसी में है। आपके गांव का भी कोई बैंक होगा तो बैंक का नाम लिख दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कौन सा बैंक यहाँ पे दिया है, केनरा बैंक है तो आप केनरा बैंक ही डालिएगा, यूनियन बैंक रहेगा यूनियन बैंक डालिएगा, स्टेट बैंक रहेगा स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक रहेगा ग्रामीण बैंक डालिएगा, जो भी बैंक रहेगा उसको आप डालना है। जैसे केनरा बैंक है तो केनरा बैंक, शहर शाखा वाराणसी। फिर विषय ब्लैक पेन से डालिएगा, किस विषय में आप भाई पत्र लिख रहे हो, तो किस विषय में लिख रहे हैं, तो अध्ययन के लिए ऋण प्राप्त है। तो मतलब अध्ययन के लिए मतलब कि आप पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप यह पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद लिखोगे महोदय, महोदय के बाद कामा लगाने के बाद फिर पूरी कंडीशंस लिखी जाती है। कंडीशन में क्या लिखोगे कि मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से BSc
किया हूं। किससे? भौतिकी और रसायन और गणित से मैंने बीएससी किया हुआ है और परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। आपको ये बताना पड़ेगा, तभी तो आपको सरकार लोन देगी। अगर पढ़ने में आप अच्छे हैं, अपनी डिग्री व्यक्त करेंगे, तभी ना आप लोगों को जो बैंक वाले होंगे लोन देंगे। ठीक है, तो आपको अपनी पूरी डिग्री लिखनी पड़ेगी। फिर लिखा है कि मैंने एमबीए द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, मतलब मैं एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए भी तैयारी करना चाहता हूँ, मतलब यूपीएससी की तैयारी वो करना चाहते हैं। मेरा अध्ययन आबाद चलता रहे, इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। मतलब भाई जानते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए वो लोन ले रहा है तो 2 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। फिर है कि मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मतलब वो कह रहा है कि आपके बैंक बहुत सारे लोन देता है, लेकिन उसमें से पढ़ाई के लिए भी लोन देता है, इसलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। मतलब उनका कहने का मतलब है, वो लिख रहा है कि जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी मैं आपका कर्जा चुकाने लगूंगा। फिर लिखेगा उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपसे आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है, धन्यवाद। बस इतनी कंडीशन लिखना है। फिर दिनांक, दिनांक तो बहुत नेसेसरी है, भूलना नहीं है। संलग्न, उसके साथ आपको मार्कशीट अपना संलग्न करना पड़ेगा। देखो सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अंक प्रतियां और प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब जितना भी आपके पास डिग्री है उसके सभी फोटो स्टेट करके आपको जमा करना पड़ेगा, ताकि बैंक वाले देख पाए कि आप लड़का पढ़ने में अच्छा है कि नहीं, उसके पास कौन सी डिग्री है। ठीक है, तो उसके लिए आपको संलग्न करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको बस लिखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप पेपर में अपना डिग्री ले, अब हाई स्कूल इंटर पढ़े तो आपको पहली डिग्री तो वही है, तो उसको जमा करोगे तो खुद आप डिग्री के लिए पेपर दे रहे हो। ये लिख दीजिएगा लाइन में। इसके बाद भवदी में लिखिएगा जो आपका नाम है विकास कुमार जैन। तो नाम तो नहीं लिखा जाता है, आप क ख ग लिख दीजिएगा, क ख ग लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप कहाँ के हैं, ठेठरवाड़ा मेरठ के हैं, जो जो भी आपके गांव का नाम होगा अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा। तो 3 हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया। अब मैं आपको 2 ऐसे बता रहा हूं जिनका उत्तर नहीं बताऊंगा, उसको लिखने का ट्रिक आपको बताऊंगा, ताकि ट्रिक भी आप समझ जाओ कि अगर नहीं आ रहा तो ट्रिक से हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 2 ठे, चौथा और एक पांचवा। चौथा है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे। मतलब आपके गांव में बिल्कुल गंदगी है और गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी अगर फैल रही है, तो आप किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना, तो आप कैसे लिखोगे। और एक पांचवा है कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है और नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपकी बहन गांव छोड़कर बड़े शहर में पढ़ने के लिए गई है, तो वहां की परेशानियों या वातावरण की परेशानियों को चर्चा करते हुए अगर उनसे बचने के तरीके अगर पत्र द्वारा समझाना, तो कैसे समझाओगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट ये आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप लिखोगे इसको। सबसे पहले देखो, मैं आपको बताऊं, दुनिया का कोई भी आप लोगों का पत्र लेखन आ जाए, पत्र लेखन कोई भी आ जाए, ठीक है, तो पत्र लेखन मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको आ जा रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे आप कर रहे हो, सबसे पहले उत्तर में लिखना। ठीक है, उत्तर आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, उत्तर में लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सेवा में जरूर लिखिए। क्या लिखेंगे, पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए, सेवा में। फिर आपको कामा जरूर लगाना है। इसके बाद देखो, अगर बैंक से ऋण लेना है तो बैंक का यहाँ पे शाखा प्रबंधक को ऋण लेना, तो उनका एड्रेस लिखोगे, या आपको बिजली समस्या के लिए तो बिजली का एड्रेस लिखोगे, या आपकी बहन को अगर पत्र लिखना है तो अपनी बहन का नाम लिखोगे और उनका पूरा एड्रेस, मतलब यह वाला पोर्शन आप एड्रेस पे छोड़ दीजिए, यह आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो सेवा में एड्रेस के लिए तो एड्रेस तो आप लिख ही लोगे। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय होना चाहिए। अगली हेडिंग नीचे विषय, विषय मतलब किस विषय में आप यह पत्र लिख रहे हो, तो यह लाइन आपकी विषय को छोड़ दो। विषय के बाद मेरे प्यार बच्चों आप क्या लिखोगे, महोदय लिख सकते हो, ठीक है, या मान्यवर लिख सकते हो, महोदय या मान्यवर। या बहन को लिख रहे हो तो मेरी प्यारी बहन, उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो महोदय लिख के कामा लगा दीजिएगा, मान्यवर लिख के कामा, या मेरी प्यारी बहन, बहन को लिख रहे हो तो कामा लगा दीजिएगा। इसके बाद कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद बीच में जो लाइन बचता है उसमें पूरी कंडीशन से लिखो, जिसमें आपको पता लिखना है। पूरी कंडीशन लिखने के बाद लास्ट में यहाँ पर जो बचता है, यहाँ पे आप डेट लिख दीजिएगा। डेट आप पूरा अच्छे से डालिएगा। नेम में आपको नेम नहीं डालना है मेरे प्यार बच्चों। अगर इंग्लिश में है तो XYZ लिख लीजिएगा, हिंदी में है तो क ख ग लिख दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। और यहाँ पे अपना मेरे प्यार बच्चों एड्रेस लिख दीजिएगा कि आपका एड्रेस क्या है।
अपना खुद का एड्रेस, ठीक है। वो तो यहाँ पे आप उनका एड्रेस लिखोगे जिनके यहाँ पत्र आप लिख रहे हो, जिनको पत्र लिख रहे हो, लेकिन अपना एड्रेस यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा, बस यही तरीका है और कुछ तरीका है नहीं। ये भी कॉमन है, ऊपर वाला भी कॉमन है, बीच में अपना बनाकर जो भी कंडीशन होगा उसको लिख ही पाओगे, बस यही तरीका है मेरे प्यार बच्चों, और एक क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो 3 हमने बता दिया, 3 एक 4 एक 5, 5 हमने बताया। अगर तैयार है तो फिर आप लोगों का पत्र लेखन में कोई रोक नहीं सकता, 4 नंबर यहाँ से आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यार बच्चों, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।